आए थे कल भी। कल एक प्रश्न था बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए जो यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, जिसमें एक नहीं असंख्य रोग लक्षण दिखते हैं और उससे ऐसी माताएं, ऐसे बच्चियां भविष्य में चल करके बच्चे पैदा करने में अक्षम हो जाती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है आज बच्चों में खान पान की इतनी गड़बड़ी हो गई है, इतने रसायन युक्त आहार खाते हैं, केमिकल युक्त, चाहे वो फास्ट फूड के रूप में हो, चाहे ट्रांस फैट हो, हाइड्रोजनेटेड फैट हो, जो जमने वाला चिकनाई है, या प्रोसेस फूड हो। क्योंकि प्रोसेस फूड से किसी भी आहार को गुजारा जाता है तो उसको कम से कम, एक दिन मैं गिन रहा था कि 70 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो उसमें जो एक परिवर्तन हो जाता है, जो मूल उसका स्वरूप था आहार का, वो खत्म हो जाता है। और वो आहार क्या होता है? डब्बे में बंद जितने भी आहार आप देखते हैं वे सब प्रोसेस से गुजारे हुए आहार होते हैं। इसी प्रकार से जितने भी आप जिसको रिफाइंड तेल बोलते हैं वो भी प्रोसेस से गुजारा हुआ होता है, चाहे वो कॉन्फेक्शनरी फूड हो। तो इनका प्रचलन इतना इस कदर हुआ है कि आदमी भांति भांति बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। उसमें पीसीओडी भी है, ऑटोइम्यून डिजीज भी है, तो इसलिए जैसे ध्यान रखो कि इन सारी चीजों के प्रति सचेत रहो। दूसरा, आजकल की आपाधापी की जिंदगी, हमारे जीवन से श्रम का अभाव हो गया है। हम मेहनत नहीं करते थे। पहले बच्चे होते थे, गांवों में उनकी ट्रेनिंग हो जाती थी माता पिता के द्वारा, हर काम में वो निपुण होते थे। आजकल के बच्चे उन कामों से उनको मुक्ति मिल गई है, श्रम करना जानते नहीं है, ना चाहते हैं। पहले बचपन से ही उनके अंदर जो ना एक संस्कार पड़ जाता था, काम करना है, श्रम करना है, और उससे इतनी सारी बीमारियां पहले नहीं देखी जाती थी, चाहे पीसीओडी हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि ये श्रम का अभाव का, बेश्रम समाज का सबसे खतरनाक रोग है। बेश्रम यानी बिना श्रम करने वाले लोग। पहले हर घर में, पूरा घर ही हेल्थ क्लब हुआ करता था, और उस हेल्थ क्लब से न तो कमर बढ़ता था, न हाथ में दर्द होता था, न आर्थराइटिस होती थी। हर घर में कम से कम ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते थे। मैं एक दिन गिनने बैठा कि पहले के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते थे, तो 20 हेल्थ क्लब के इंस्ट्रूमेंट मुझे मिले। उसमें पहला इंस्ट्रूमेंट था चक्की। अब चक्की चलाना कितना अद्भुत है महिलाओं के लिए। यदि कोई चक्की चलाती रही, उनको पीसीओडी हो ही नहीं सकता है, उनको फाइब्रॉइड की हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए
कि जो गायनोकोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल हमारे पेट से अलग है, पल्विक रीजन में स्थित हैं, चाहे ओवरी हो, चाहे यूट्रस हो, चाहे आपके फॉलिपियन ट्यूब हो, ये सारे जो है ना। अब उसी प्रकार से दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता था सील बाटी, जिसमें जो है आप देखिए ये कलाई में दर्द होता है, उंगलियों में दर्द होता है, आर्थराइटिस में होता है, वो सारा चला गया। और उससे चक्की से जो बाई प्रोडक्ट था उसका, कल इससे सील बाटी से जो बाई प्रोडक्ट था वो क्या था? सबसे बड़ा ये था कि भाई उससे जो मसाले जो पीसा जाता था, आजकल मसाले हम खाते हैं, हम कहते हैं बड़े शुद्ध मसाले खा रहे हैं, लेकिन उन मसालों में जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो ये मैं बता रहा था कि भाई देखो उन जो मसाले पहले पीसे जाते थे, हर एक मसाले का गुण होता है और उसमें से गुण होता है उसको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिसके कारण हमारे पेट की व्यवस्था सुरक्षित रहती है, वो हमारे पेट के माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी है, पेट की जो इकोसिस्टम है हमारा, उसको सही रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। और जब मसाला पीसा जाता था तो उससे क्या होता था? पूरा वातावरण एक सुगंध से भर जाता था और उससे बनी हुई सब्जी खाते थे तो आपका पाचन संस्थान बहुत सही रहता था। आज मसाले हैं, शुद्ध है मसाले, लेकिन जो उसका गुण धर्म है वो निकल जाता है, वो एक प्रकार से नपुंसक हो जाता है, उसकी जो है शक्ति खत्म हो जाती है। जो एक मेडिसिन का काम करता था, दवा का काम करता था, उसकी मेडिसिनल वैल्यू, उसकी क्यूरेटिव वैल्यू समाप्त हो गई। इसी प्रकार से चक्की का आटा जो निकलता था उसकी जो रोटेशन होता था इस प्रकार से होता था। तो ये ध्यान रखा करो कि उस चक्की के आटे जो है ना, मैं बता रहा हूं कि उसका रोटेशन बहुत कम होने से उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू थी वो काफी बढ़ जाती थी। उस आटे की रोटी खाने से कभी किसी को कब्ज नहीं हुआ, पुराने हमारे पुरखों के किसी को कोई तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स होते थे और वो फाइबर्स दवा का काम करते थे। आज उस फाइबर्स को दवा के रूप में बेचा जाता है पैकिंग करके। इसी प्रकार से ओखल मूसली होता था, ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट, जिसमें जो कूटा करते थे, जिसमें धान से लेकर के बाजरे से लेकर ज्वार से लेकर सभी कुछ कूटा जाता था। अब उसमें हाथें इतनी मजबूत हो जाती थी, शक्तिशाली की काहे का फ्रोजन सोल्जर, काहे का टेनिस एल्बो, काहे की आर्थराइटिस होने का प्रश्न नहीं उठता था। और हाथ इतनी मजबूत होती थी, कोई भी बदमाश किसी महिला को छेड़ दे, एक थप्पड़ पड़ जाता तो वहीं बेहोश हो जाते थे। तो ये जो है इसी प्रकार से पहले दही बिलोने का होता था, ये इंस्ट्रूमेंट अब खत्म होते गए। और उससे क्या होता है, अब देखिए कैसी इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती है इससे। अब वो एक्सरसाइज हमारे जीवन से चली गई। परिणाम क्या हुआ? ये सिस्ट क्यों बनता है, ये ट्यूमर क्यों बनता है?
ये गांठें क्यों बन जाती है, फाइब्रॉइड्स क्यों हो जाते हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। देखो, ऑटो वारबर्ग एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है जिसको 1934 में नोबेल पुरस्कार मिला। और नोबेल पुरस्कार इसलिए मिला कि उसने खोजा कि भाई जिस अंग को सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्टर्ब हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वह अंग वहां पर गांठें बनने लग जाती है, कैंसर होने लग जाता है, ट्यूमर होने लग जाता है। और ये जितने हमने इंस्ट्रूमेंट बताए, ये सब क्या था कि शरीर में हर अंग को ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देता था, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता था। तो इसलिए जो है ना, अब वो चक्की चलाना खत्म हो गया, स्वामी ने चक्की चलाना आसन का इतना प्रचलन बढ़ा दिया, वो भी नहीं करते हैं सब। यदि करें पीसीओडी वाले महिलाएं, पीसीओडी वाले लड़कियां, तो काफी उससे जो ना रिलीफ मिल सकता है। तो ये ध्यान रखा करो। अब एक ये होता क्यों है पीसीओडी, एक्सरसाइज की कमी से क्यों होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। खान पान की गड़बड़ी से क्यों होता है, हमारे जीवन शैली में जो परिवर्तन हुआ है कि हम रात तक जगते हैं, मोबाइल और व्यस्त रहते हैं, उसमें सुबह देरी से उठते हैं, उससे हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमारी जो है इनेट डिवाइस है, वह इनेट डिवाइस, उसका नाम है इनेट टाइम डिवाइस, ITD, जो पूरे सिस्टम के बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करता है। क्योंकि उससे जो है ऐसे विशेष प्रोटीन से जुड़े हुए एक एक सेल्स हैं, उनकी जो है अच्छी तरह से, लेकिन वो सारा डिस्टर्ब हो गया। परिणाम क्या होता है, आज महिलाओं के जो माहवारी चक्र है, वो माहवारी चक्र भी अस्त व्यस्त हो रहा है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो लिंग को निर्धारित करते हैं, ये औरत है या पुरुष है, सेक्स हार्मोन उसको बोलते हैं, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। खास करके ल्यूटेनिंग हार्मोन है, आपके फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, आपके जो है इंटरस्टिशियल हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, यहां तक इंसुलिन जो पैंक्रियास से निकलता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि पुरुषों में स्त्री हार्मोन भी निकलता है और महिलाओं में भी पुरुष हार्मोन निकलता है। लेकिन जब महिलाओं में पुरुष हार्मोन कम मात्रा में, एक नियोजित मात्रा में होता है, तो उसमें स्त्री के गुण आ जाते हैं। जब वही हार्मोन जब अधिक मात्रा में निकलता है तो उसमें पुरुष के गुण आ जाते हैं, और पुरुषों को माहवारी नहीं होती है। तो जिनको पीसीओडी से ग्रस्त रहते हैं, उनमें क्या होता है, जो महिलाओं के हार्मोन है, जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं, जिसको प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनिंग हार्मोन, ये जो ना अस्त व्यस्त हो जाता है, कम मात्रा में निकलता है, और आपके
महिलाओं का हार्मोन कम, पुरुषों का हार्मोन ज्यादा। परिणाम क्या होता है? जो पुरुष के जो गुण हैं वो ऐसी महिलाओं में आने लग जाते हैं, क्योंकि पुरुष अंडा प्रदान नहीं करता है। तो ऐसी महिलाओं में जिनको पीसीओडी होता है, इन हार्मोनों के अभाव में जो उनका अंडा है, जो अंडाणु है, वह अंडाणु बिल्कुल यानी बहुत ही कम, न्यून मात्रा में टूटा फूटा, खंडित और निकलता है, जो बच्चे पैदा करने में भी अक्षम हो जाते हैं। क्योंकि महिलाओं के जो माहवारी चक्र है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। माहवारी चक्र को 4 हिस्से में बांटा गया है पूरा, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, और दूसरा होता है फोलिकुलर फेज, तीसरा होता है यानी उस समय वह फेज होता है जब महिलाओं के ओवरी से वयस्क अंडाणु जो है निकलते हैं। और फिर उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। ये 4 फेज होता है। यदि अब यहां पर होता क्या है कि भाई इसमें चारों ये फेज ऐसे महिलाओं में अस्त व्यस्त हो जाता है। न माहवारी ढंग से आती है, न माहवारी समय पर आती है, न अंडाणु अच्छी तरह से बनते हैं, जिससे जो है कंसीव करने में वो बिल्कुल अक्षम हो जाती हैं, और न माहवारी खत्म होती है। अब इन हार्मोनों की गड़बड़ी से किसी को बहुत कम माहवारी होता है, एमोनोरिया की स्थिति हो जाती है। किसी महिला को जो है बहुत ज्यादा माहवारी होता है, प्रोफ्यूज हो जाता है, माहवारी मेंसेज होते हैं। और इतना ही नहीं, इस हार्मोन की गड़बड़ी से, पुरुष हार्मोन की अधिकता से फिर क्या होता है, ऐसे महिलाओं को अनवांटेड हेयर्स पैदा होने लग जाते हैं, कहीं मूंछों के ऊपर, कहीं दाढ़ी के ऊपर, कहीं प्राइवेट पार्ट के ऊपर, कहीं भी पर्याप्त। यानी ये जो है हर अंग जो है, क्यों, उसमें एंड्रोजन हार्मोन, पुरुष हार्मोन की अधिकता के कारण ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें, इतना ही नहीं, जब एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है तो उसके साथ साथ इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसे महिलाओं में, ऐसे लड़कियों में इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज हो जाता है। यानी इंसुलिन निकलता तो है, लेकिन उनकी क्षमता खत्म हो जाती है। इंसुलिन नपुंसक हो जाता है, और नपुंसक होने से यानी वह उसकी सेंसिटिविटी नष्ट हो जाती है। तो ऐसी महिलाएं एक ऐसे डायबिटीज से, जिसको हम बोलते हैं आपके फेज 4 डायबिटीज, टाइप 4 डायबिटीज उसका नाम है, टाइप 4 डायबिटीज, जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज। इंसुलिन निकलता है लेकिन उसकी क्षमता कमजोर हो जाती है। अब ये सारी स्थितियां पैदा होती हैं। मोटापा बढ़ता चला जाता है उस हार्मोन की गड़बड़ी कारण, क्योंकि इंसुलिन निकलता है ज्यादा। तो ऐसी महिलाएं ज्यादा भोजन भी करती हैं, ओवर ईटिंग शुरू हो जाता है, मोटापा नियति बन जाती है, और शरीर की सारी व्यवस्थाएं, यहां तक कि
इसके साथ थायराइड भी गड़बड़ होने लग जाता है। थायराइड में भी TSH की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए हम ऐसे लोगों का हम जांच कराते हैं, हार्मोनल टेस्ट, जिसमें थायराइड से लेकर के FSH से लेकर के LH है, आपके एंड्रोजन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, तब पता चलता है कि भाई क्या स्थिति है। ये ध्यान रखा करें कि इस हार्मोन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। और इस हार्मोन को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि बिना नियंत्रित किए हुए आप इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन दवाओं का प्रभाव जब तक रहता है, और उन दवाओं में क्या होता है, यही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह जो है, तो लेकिन जो है उसका अच्छी तरह से नियंत्रण नहीं होता है। तो फिर उसके बाद जो है इसका सबसे बढ़िया तरीका है, हमने जो प्रयोग किए हैं, कि ऐसे महिलाओं को कुछ दिन तक रसोपवास कराओ। और सबसे बढ़िया है, महिला हो पुरुष हो, सबसे बढ़िया रस होता है गाजर का रस, आपके गोभी का रस, पालक का रस। गाजर का रस इसलिए भी अच्छा है कि उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हार्मोन्स को नियंत्रित करते हैं, नियोजित करते हैं। उसी प्रकार से अलसी का प्रयोग, फ्लैक्सीड, रोज 20-25 ग्राम ऐसे महिलाओं को देना चाहिए, 30 ग्राम तक, क्योंकि उसमें नेचुरल एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। सोयाबीन, उसमें भी नेचुरल एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, डेर्जिन और जिनेस्टिन। अलसी में होता है लिग्निन्स। तो ये जो है ना सब्स्टिट्यूट है, नेचुरल सब्स्टिट्यूट हैं, जो ऐसे महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इनका प्रयोग करना चाहिए। और ये मात्र इसी में उपयोगी नहीं है, बल्कि सोयाबीन का प्रयोग उन महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है जो महिलाएं प्रीमेनोपॉजल सिंड्रोम, प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम और पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम से ग्रस्त हैं। क्योंकि ये डॉक्टर देते हैं आपको HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और ये मैं देता हूं। मैंने इसका खोज किया, रिसर्च किया, इसका नाम रखा हमने NHRT, नेचुरल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्योंकि सोयाबीन के में डेर्जिन और जिनेस्टिन जो अद्भुत एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो बहुत ही कमाल का काम करता है। उसी प्रकार से अलसी में जो लिग्निन्स एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो भी बहुत जो है उपयोगी है। तो ये सब का प्रयोग करना चाहिए। सोयाबीन का प्रयोग स्प्राउट करके कर सकते हैं। और दूसरा, आपके बस ध्यान रखना कि सोयाबीन को स्प्राउट करो तो उसको पानी को फेंक देना, पानी काम में मत लेना, क्योंकि उस पानी में निकल जाता है। उसमें एक पदार्थ होता है जिसको प्रोटियस इनहिबिटर्स कहते हैं। वह पदार्थ पेट में थोड़ी गड़बड़ी पैदा कर देता है। तो अंकुरित सोयाबीन बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि अंकुरण करने से उसमें उस प्रोटियस इनहिबिटर्स को खत्म करने वाला कुछ ऐसे रसायन पैदा हो जाते हैं जिससे उसका दुष्प्रभाव नष्ट हो जाता है। दूसरा तरीका है सोयाबीन की दही, सोयाबीन की छाछ। प्रत्येक महिला को जिनकी उम्र 50 साल से अधिक हो गया है,
घर पर सोयाबीन का छाछ, सोयाबीन की दही बना करके प्रयोग कर सकते हैं। सोयाबीन की दही और छाछ कैसे बनेगा, कल हम चर्चा करेंगे।